Welcome back. You're watching News X. My name is Vineet Malhotra. Every year, India suffers massive damage to its public infrastructure with the onset of the monsoon season. This year, Himachal Pradesh seems to have drawn the short straw. Since the onset of monsoon, the hill state has suffered damages worth over rupees 1700 crores and over 170 people have died in rain-related events in the state, while 36 people have reportedly are still missing as search and rescue operations continue across various disaster sites. Record-breaking rainfall is being reported from several parts of Himachal Pradesh, with 4 districts receiving over 60 millimeters of rain. The Kasauli district, leads in this category. We have Mr. Jairam Ramesh, former Chief Minister of the state, joining us for an exclusive conversation on this. सर, हमसे बातचीत करने के लिए जयराम ठाकुर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर. आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं सर? जी जी हाँ, सुन पा रहे हैं सर. सबसे पहले समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और सर, हिमाचल प्रदेश की ये स्थिति देखकर पूरे देश में चिंता है और ये चिंता का विषय हर साल प्रकट होता है. सबको मालूम है कि मानसून आती है, बारिश होता है, लैंडस्लाइड्स होती हैं, व्यवसाय को दिक्कत होती है, ट्रेड को दिक्कत होती है, पर फिर भी पिछले के प्रशासन और आजकल का राज्य का जो प्रशासन है वो इस मामले में कुछ नहीं कर पाए. इस विफलता को आप कैसे देखते हैं? आप इस राज्य को अच्छी तरह से भली भांति समझते हैं? देखिए, कुल मिलाकर के एक बात तो मैं मानता हूं कि ये सारा प्राकृतिक प्रकोप जो हो रहा है हिमाचल प्रदेश में, बारिश के कारण नुकसान जो हो रहा है, ये अगर आदमी के हाथ में नहीं है. हम कहते हैं कि ये नेचुरल एक इस तरह का डिजास्टर है जिसके बारे में सरकार का कोई बहुत बड़ा नियंत्रण नहीं है. लेकिन जो दूसरा पार्ट जो इम्पोर्टेंट है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि हमारी तैयारी, ये तो हमारे हाथ में है. हमारी तैयारी किस प्रकार से रहनी चाहिए ऐसे संकट से निपटने के लिए, क्योंकि ये घटना ऐसी नहीं है कि कई सालों के बाद एक आधी बार आ रही है, ये हर साल आ रही है. पिछले 3 वर्षों से हिमाचल प्रदेश में नेचुरल डिजास्टर लगातार आ रहा, बरसात में तबाही हो रही है. और अब की बार भी हम देख रहे हैं कि अभी मानसून का ये दौर बाकी है, काफी ज्यादा, आधे से ज्यादा बाकी है, लेकिन लगभग 184-85 के लगभग हिमाचल प्रदेश में डेथ हो गई है इस बारिश और इस बरसात के मौसम में. और जहां तैयारी की दृष्टि से हम कह रहे हैं कि सरकार इसको रूटीन में ले रही है, जैसे कि हर बार नुकसान होता है, अब की बार भी नुकसान होगा, ऐसे मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है. ये सोचने का दृष्टिकोण और ये काम करने का दृष्टिकोण, हमारी प्रिपरेशन बहुत बड़े स्तर पर होनी चाहिए. जब नुकसान ज्यादा हो रहा है, तैयारी भी ज्यादा होनी चाहिए. ये इस बात की हम कमी महसूस करते हैं और जिसके कारण बहुत बड़ी कठिनाई लोगों को अब हो रही है हिमाचल प्रदेश में, जहां बारिश के कारण नुकसान हुआ है. जयराम ठाकुर जी, आपको क्या लगता है कि इस समस्या का क्या समाधान है? 80 साल के लगभग करीब हमें आज़ादी प्राप्त करे हुए हो गए हैं और शिमला, कसौली और बाकी ये जो जगहें हैं जो पर्यटन का एक बहुत बड़ा एक सोर्स हैं राज्य के लिए, वहाँ पर भी जो लोग फंस रहे हैं, जो लोग अब वहाँ जाना नहीं चाहते हैं, उससे देश को, लोकल की वहाँ की जो आवाम है उसको काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं. उनके लिए कौन सोच रहा है सर? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. एक तो देखिए, हिमाचल प्रदेश एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के नाते पूरी दुनिया में जाना जाता है और सबसे बड़ी बात है कि जो हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है हमारे टूरिज्म के सेक्टर से. और जिस प्रकार से ये हमारा हर साल जो बारिश के कारण नुकसान हो रहा है, इससे हमारी वो इकोनॉमी भी तबाह हो रही है. हिमाचल में टूरिस्ट अब बरसात के मौसम में बहुत कम हो गया है. ऐसे में ये चिंता का विषय भी है. और जो खासतौर से जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि ये जो नुकसान हो रहा है, इस नुकसान के कारण क्या है, वजह क्या है, उसकी वजह तो एक बात हम मान करके चल रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक घटनाएं इस प्रकार से घटित होती रहती है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, इस पर बहुत बड़े एक रिसर्च की आवश्यकता है. अभी भी जो नुकसान हुआ है विशेष तौर से हिमाचल प्रदेश में अभी बारिश के इस दौरान, जो बहुत ऐसा एक इलाका, जैसे पर्टिकुलरली अगर मैं देखूं, अगर हिमाचल प्रदेश में अभी तक जो नुकसान हुआ है जिसमें 1700 करोड़ रुपए का एक असेसमेंट है अभी तक नुकसान का, उसमें से
सबसे ज्यादा नुकसान मेरे विधानसभा क्षेत्र में हुआ है, लगभग 1000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। जब उन सारी चीजों को हमने देखा कि नुकसान जो हुआ है उसका कारण क्या है, क्यों एक फ्लैश फ्लड जो है एक जगह हो रहे हैं, क्यों एक क्लाउड बर्स्ट एक जगह हो रहे हैं, ये मुझे लगता है कि ये रिसर्च का विषय है। ये हमने जब अभी दिल्ली जाकर के जो बात की केंद्रीय नेतृत्व से, गृह मंत्री जी से और बाकी मंत्रालय से, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी से भी मैं मिला, मैंने बात की है कि इसके लिए रिसर्च होना बहुत आवश्यक है। अगर हिमाचल प्रदेश में इसी प्रकार से ये बारिश का नुकसान हम हर बार झेलते रहेंगे तो हमारी इकोनॉमी तो तबाह होगी, हिमाचल बहुत बर्बाद हो जाएगा। ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। अभी तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी सर 2 दिन बिल्कुल पहले सर, मैं उसी बारे में सर मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा था कि उच्च न्यायालय ने बोला है कि अगर इसी तरीके से ये इकोलॉजिकल इम्बैलेंस को ठीक नहीं किया गया तो हिमाचल प्रदेश हो सकता है भारत के नक्शे से ही गायब हो जाए। ये भी बोला गया है कि मुनाफे को इकोलॉजिकल इम्बैलेंस से ज़्यादा तवज्जो दिए जा रहा है, इसी वजह से हिमाचल प्रदेश का आज ये हाल है। नहीं, इस बात को लेकर के चलो सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है उस पर मेरी कोई टिप्पणी ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँ ये रिसर्च का विषय होना चाहिए, क्योंकि बार बार हर बार इस तरह से नुकसान अब हिमाचल प्रदेश सहन करने की स्थिति में नहीं हूं। अगर ये नुकसान इसी तरह से होता रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सही मायने में है कि हिमाचल का नामो निशान नहीं रह जाएगा। हर पहाड़ टूट रहा है और नुकसान इस कदर हो रहा है कि बहुत ज्यादा नुकसान पूरे देश भर में हम देखते हैं कि अगर नुकसान की खबरों को देखें तो सबसे ज्यादा भयानक जो स्थिति बारिश के मौसम में अगर नुकसान की आती है तो हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें देख करके लोग बहुत चिंता में। तो इसलिए मेरा भी यही कहना है कि इस सारी चीज के लिए बहुत गंभीरता से प्रयत्न करने की आवश्यकता है। और अब की बात जो हमने देखा तो खासतौर से जो मंडी जिला के अंतर्गत जो नुकसान हुआ उसमें बहुत हाइट पे 12,000-13,000 फीट की हाइट पे क्लाउड बर्स्ट हुए हैं, जहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां पर कोई रोड नहीं है, वहां पर कोई बिल्डिंग का स्ट्रक्चर नहीं है, वहां कोई डंपिंग साइट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बारिश वहां से शुरू हुई और इतनी ज्यादा बारिश हुई कि इरोजन 12,000-13,000 की फिर से शुरू हुआ, जो क्यूमुलेट होते होते नीचे जो है वो बहुत बड़ी तबाही करके चला गया। तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय हम सब लोगों के लिए है, क्योंकि ये नुकसान प्रदेश के लिए बहुत बड़ी चिंता का एक सबब बना हुआ आज की तारीख में। जयराम ठाकुर जी, एक आखिरी सवाल। 175 लोगों की अभी तक बताया जा रहा है मृत्यु हो गई है और 25 से 30 लोग अभी अनट्रेसेबल हैं। 175 लोग 26/11 में भी मारे गए थे। ये 175 लोग जो मरे हैं सर हिमाचल प्रदेश में, इनकी मौत की जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी किसको लेनी चाहिए? ये देखिए, अकाउंटेबिलिटी का विषय तो यह है कि प्रदेश में जो सरकार है उस सरकार को पहले समय रहते जो मौसम की जो प्रेडिक्शन, जो वेदर प्रेडिक्शन होती है उस पर काम करना चाहिए। उस पर काम करते हुए उन इलाकों में जहां बारिश के कारण इस तरह की स्थिति पैदा होने वाली है कोशिश करनी चाहिए, वहां लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाएं, सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए, जाने के लिए आग्रह करें, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस दिन मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये सारी घटना घटित हुई 30 तारीख की रात को, अगर हमने समय पर हमने लोगों को इवैक्यूएट नहीं करवाया होता, जैसे वहां हमसे संपर्क किया लोगों ने कि बारिश बहुत तेज हो रही है, नाले उफान पर आ गए हैं और लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, तो ऐसी सूरत में हमने तो सभी जगह एक ही बात कही कि अपने घर सुरक्षित जहां नहीं है वहां छोड़ दीजिए, सुरक्षित स्थान पर जाइए, और वो गए। अन्यथा उस रात की कैजुअलिटी 42 लोगों की डेथ एक रात को हुई है। अगर इवैक्यूएट नहीं किया होता तो डेथ का टोल एक ही रात को उस दिन 200 से पार हो जाता, ये स्थिति थी। लेकिन सरकार के स्तर पर इस तरह के प्रयास नहीं हो पा रहे, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। और दूसरे उसके बाद जो रेस्टोरेशन के काम, अभी तक देखिए 1 महीने से ज्यादा समय हो गया हमारे वहां पर नुकसान को, अभी तक रोड कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश पूरी तरह से नहीं हो पाई है, टेम्परेरी किया है सारा। वाटर सप्लाई जो है वो 90% इफेक्ट हुई है, यानी कि वॉश आउट हो गई है, उनको रिस्टोर करने के लिए बहुत वक्त लग रहा है। पावर सप्लाई की भी स्थिति ऐसी है, तो कुल मिलाकर के बहुत धीमी गति से काम हो रहा है, जिसको युद्ध स्तर पर करने की आवश्यकता है। जयराम जी, वक्त निकालने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और सीधी बातों का सीधा जवाब देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
धन्यवाद।